नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप जानते हैं कि इससे पहले मैं ओशनोग्राफी को 8 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुका हूं। ओशनोग्राफी यदि आपको देखना हो तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के पूरी की पूरी ओशनोग्राफी को आप देख सकते हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चरल जियोग्राफी के पार्ट फर्स्ट में, एग्रीकल्चर जियोग्राफी आप जानते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी का पार्ट है, तो इसका हम लोग पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। इसमें डी ह्यूटल्सी के अनुसार कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। आपको एग्रीकल्चरल जियोग्राफी से संबंधित जितने भी मैटर हैं उन्हें मैं आपके सामने 4 वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा। इस तरह से हम लोग अब एग्रीकल्चर जियोग्राफी को देखेंगे। कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी ह्यूटल्सी द्वारा 1936 में दिए मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ का प्रकाशन एनाल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स में हुआ था। ह्यूटल्सी ने सर्वप्रथम 1936 में विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। ह्यूटल्सी का कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण सबसे स्वीकृत वर्गीकरण है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित वेरिएबल दोनों का उपयोग करता है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित अन्य विद्वान ह्यूटल्सी के अलावा कौन थे? के कवाची, रेकिटनिको, हेलबर्न। तो इनको याद रखेंगे। कृषि प्रदेशों के विभाजन में जोनासन ने जीवन प्रदेश एवं मृत्यु प्रदेश, लाइफ जोन एंड डेथ जोन शब्दों का इस्तेमाल किया है। पी सेन गुप्ता एवं जी सदाशिव ने 1968 में भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। काफ़ी लोगों ने किया है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। कृषि प्रादेशिकरण एवं संबंधित भूगोलवेत्ताओं में देखिए, भौतिक दशाओं के आधार पर ओ.ई. बेकर ने ये प्रादेशिकरण दिया था। आर्थिक कारकों के आधार पर ह्यूटल्सी ने, जलवायु कारक पर ई. हंटिंगटन ने दिया था। अब हम लोग ह्यूटल्सी के कृषि वर्गीकरण के 5 आधार यानी कि 5 मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। फसलों एवं पशुओं का साहचर्य सहसंबंध कैसा है उसको देखेंगे। कृषि की उत्पादन विधि में पशु, हल या ट्रैक्टर आदि, सिंचाई या बिना सिंचाई के वो फसल की जा रही है, इसको इन्होंने आधार बनाया था। कृषि भूमि में श्रम ज़्यादा लग रहा है या पूंजी ज़्यादा लग रही है, इसके विनियोग की मात्रा यानी भूमि उपयोग गहनता को इसमें देखा जाएगा। कृषि उत्पादित पदार्थों का उपयोग और निपटारा का तरीका क्या है, इसको भी देखेंगे। और 5वां इनका था कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों एवं आवास आदि संबंधी दशाओं को। तो ये 5 को आप देख लीजिए एकदम। इनमें से दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन ह्यूटल्सी के कृषि वर्गीकरण के आधारों में से नहीं है या आधारों में से है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से इन 5 को आपको याद करना पड़ेगा। उपरोक्त सभी कृषि का प्राकार्यात्मक रूप फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर है, जो ह्यूटल्सी के वर्गीकरण के अति महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। कृषि का प्रकार्यात्मक रूप, इसको याद रख लीजिए। फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है इसमें। ह्यूटल्सी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण प्रदेश पहला है। इसका अवस्थिति या देश कहाँ कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, अरब, मंगोलिया होते हुए चीन तक, पहला ये मेजर क्षेत्र है। यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश ये दूसरा है। और तीसरा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप में, ये तीसरा इसमें फैला हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। पहला आपका यहाँ पे दिखा रहा है, मेडागास्कर हो गया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो गया, उसके बाद से उत्तरी अफ्रीका के यहाँ से लेते हुए अरब, ईरान, इराक वगैरह होते हुए ये मंगोलिया और चाइना तक फैला हुआ है। और दूसरा जो इसमें आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं आप टुंड्रा या टैगा प्रदेश है यूरेशिया का, इसमें फैला हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पर लैप्स चरवाहे होते हैं, वो पशुओं को चराते हैं, तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, अर्जेंटीना, उरुग्वे। परीक्षा में दिया था ब्राज़ील, तो उसको मैं यहाँ दिया हूँ, लेकिन मुख्य जो क्षेत्र हैं वो यही हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और अर्जेंटीना, उरुग्वे इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश उष्णकटिबंधीय भाग में आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका, दक्षिणी व मध्य अमेरिका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में यह देखने को मिलता है। प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश,
इसके बारे में डिटेल नहीं दिया हूँ, क्वेश्चन नहीं बनता है, आप पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है उसको मैं बहुत हाईलाइट नहीं करता हूँ। आपको पहले में मैं बताया हूँ कि मेरा वीडियो बहुत डिटेल में नहीं होता है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम में अधिक से अधिक मैटर देने का मेरा प्रयास रहता है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश, गहन निर्वाहन जो कृषि है उसी को 2 पार्ट में बांटा है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, ये मानसून एशिया में, और आप अगला भी देख रहे हैं 6वां चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, ये भी मानसून एशिया में। तो जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश होता है, और जहाँ बारिश की मात्रा कम होती है सिंचाई के माध्यम से यहाँ पे खेती की जाती है, तो यहाँ पे हम मानसून एशिया में इसको देखते हैं। व्यापारिक बागानी या बागाती कृषि प्रदेश, इसके वजह से उष्णकटिबंध में देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट इंडीज में यह देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, भूमध्य सागर के चतुर्दिक स्थित देश, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दिया हूँ, ये भूमध्य सागर के चारों तरफ जो है ये आपको यहाँ पे है। उसके बाद से दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे मध्य चिली यहाँ पे दिखाया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग हो गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको भूमध्य सागरीय कृषि देखने को मिलती है। तो अगला देखिए व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश, इसको छोड़ देते हैं। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, और 11 है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि प्रदेश डेयरी फार्मिंग की बात कर रहा है, और लास्ट है विशिष्ट बागवानी या उद्यान कृषि हार्टिकल्चर की बात कर रहा है। तो इनसे संबंधित जो अवस्थिति या देशों को तो नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 13 है, आपको याद करना होगा। परीक्षा में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, इनमें से 13 में से 3 नाम दिया रहेगा और चौथा कोई दूसरा नाम दे देगा, कहेगा कि व्हिटलसी ने किसको नहीं बांटा है, कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, जब तक ये 13 याद नहीं रहेंगे आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे दे दिया हूँ उन 13 में से छांट करके। गहन निर्वाहन कृषि इंटेंसिव सब्सटेंस टीलेज, ये बांग्लादेश, भारत, चीन, जापान आदि देशों में ये होता है। व्यापारिक दूध पशुपालन अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, यूएसए वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक बागानी कृषि कॉमर्शियल प्लांटेशन उष्ण प्रदेश में होता है, आप जानते हैं। आइवरी कोस्ट, श्रीलंका, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनको मैं ब्लू से यहाँ पे दिखाया हूँ। विशिष्ट बागवानी या उद्यान कृषि हार्टिकल्चर या मार्केट गार्डनिंग नीदरलैंड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चरल रीजन है मोरक्को दे रखा है, लेकिन आपको मैं डिटेल पीछे बताया कि कहाँ कहाँ भूमध्य सागर के समीपवर्ती जो भी देश हैं वहाँ पाया जाता है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग अर्जेंटीना में है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। अब आइए हम लोग विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियां कौन सी हैं। आपको मैं व्हिटलसी यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। विश्व में जो प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियां हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला है चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रमुख क्षेत्र इसका दक्षिण अमेरिका में पंपाज, तिब्बत का पठार और किर्गिस्तान ये दे रहा है। लेकिन आपको इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि इसके 3 क्षेत्र आपको मैं पीछे अभी दिखाया हूँ मैप पे कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो अब देखिए चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप इसमें देखने को मिलता है, तथा ट्रांसह्यूमेंस इसकी प्रमुख विशेषताएं। ट्रांसह्यूमेंस आप लोग जानते हैं, घाटियों से गर्मी के दिनों में पर्वतों की तरफ चलते हैं अपने पशुओं के साथ, उसके बाद से जाड़े में नीचे की तरफ अपने घाटियों में उतर आते हैं। इस तरह के मौसमी प्रवास को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। व्यापारिक पशुपालन लाइफ स्टॉक हर्डिंग या रैंचिंग, तो इसमें जो है प्रेरी एवं स्टेपी प्रदेशों में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में भेड़, बकरियां, गाय, बैल तथा घोड़े अधिक संख्या में पाले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे चलवासी है, लेके पशुओं को चराते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। अब यहाँ पे पशुओं को व्यापारिक स्तर पे पाला जाता है, दूध के लिए, मांस के लिए, उनके अन्य उत्पाद जो भी हैं चमड़े के लिए या बाल के लिए, इसके लिए पाला जाता है। तो व्यापारिक स्तर पे किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए तथा उरुग्वे में व्यापारिक पशुपालन
किया जाता है। यानी कि विकसित देशों में एक तरह से देखा जाए तो इस तरह का पशुपालन देखने को मिलता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा इन पशुओं को पाला जाता है। स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि ह्रासमान प्रकृति की है, यानी इसमें गिरावट आ रहा है और इसका महत्व लगातार घटता जा रहा है। अब इसका जो क्षेत्र है सिकुड़ता जा रहा है और इस पर संबंधित मैं वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी में पार्ट 3 में दिया हूँ, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश। इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो जा करके आप वर्ल्ड जियोग्राफी में पार्ट 3 में देख सकते हैं। मैं डिटेल में स्थानांतरणशील कृषि को पढ़ाया हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको मैं चर्चा करके समय बर्बाद करना नहीं चाहूँगा। आगे चलते हैं। गहन निर्वाह कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासशील देश जनसंख्या घनत्व अधिक। विकासशील देशों में ये देखने को मिलती है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? अधिक जहाँ पे रहता है वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की मात्रा बहुत कम होता है। छोटा जोत आकार होता है। बहुत लोग परिवार आपस में विभाजन के कारण खेत जो है बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। गहन श्रम करता है आदमी, इसमें बहुत परिश्रम करता है। आप देखते हैं कि लौकी लगा देंगे तो उस पर कीड़ा बैठा हुआ है तो हाथे से मसल के उसको मुँगा रहे हैं बैठ के, 4 ठे अपने हाथे में लगाए हुए हैं। तो और गहन श्रम इस तरह से आपको हो गया। फसल की उच्च सघनता तथा अधिक खाद का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर और मशीनरी पर जोर नहीं दिया जाता। ये निगेटिव पॉइंट है, इस पे जोर नहीं दिया जाता है। इतने खाली बैठे हुए, इतनी जनसंख्या है कि लोग अपना मेहनत ही ज़्यादा करते हैं। उच्च उत्पादकता दर, मतलब इसमें प्रोडक्शन प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उच्च आपको देखने को मिलता है, किंतु प्रति व्यक्ति कम उपज गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि कह लीजिए कि प्रमुख विशेषता है। कह रहा है प्रति एकड़ या हेक्टेयर उच्च उत्पादकता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्रति व्यक्ति कम उपज आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, यदि 1 एकड़ में 10 क्विंटल आपका अनाज हो रहा है और उस परिवार में रहने वाले लोग हैं 10 लोग, तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ा? 1 क्विंटल मिला। और वही दूसरे में देखेंगे जो विस्तृत कृषि होती है, वो पता चला कि 1 एकड़ में 5 जो है कि क्विंटल कर रहा है, उस घर में 2 लोग रह रहे हैं तो प्रति व्यक्ति कितना होगा? 2.5 क्विंटल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करिएगा कि प्रति एकड़ या हेक्टेयर उच्च उपज किंतु प्रति व्यक्ति कम उपज गहन कृषि या गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता है। इसको याद रखेंगे इस लाइन को। इसके अंतर्गत चीन में गेहूं की खेती की जाती है, भारत में चावल की खेती प्रधान है तथा कैलिफोर्निया में फलों की कृषि सम्मिलित है। टेपियोक और याम गहन कृषि द्वारा उपजाए जाते हैं। डी विटलसी द्वारा विश्व कृषि प्रणाली में भारत की कृषि को गहन निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? गहन निर्वाह कृषि में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत भारत को रखा गया है डी विटलसी द्वारा। और इस कृषि के 2 प्रकार हैं। पहला जो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आपका चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। जीविकोपार्जन कृषि, उसी को समझ लीजिए, जीविकोपार्जन कृषि भी इसको कह रहा है। इसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है। गहन जीविका खेती इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में गहन श्रम, बहुत श्रम ज़्यादा लगता है इसमें। इतनी भीड़ जनसंख्या रहती है कि रोजगार सबको मिलता नहीं, तो खेती में ही लगे रहते हैं। फसलों का उच्च सघनता तथा उपज बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। फसलों का उच्च सघनता आप इसी समझ सकते हैं कि सघन और गहन कृषि इसमें कैसे की जाती है कि धनिया बो दिए हैं, उसके मेढ़ा पर मूली भी हम लोग बो देते हैं। कि मतलब छोटे खेत जोताई हो रहा है तो उसके कोन जो होता है खेत का, उसको भी फावड़े से हम लोग साफ करके उसके अंदर भी फसल हम बो देते हैं। तो आप अपने यहाँ पे जो खेती होती है उसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किंतु फसल विशेषज्ञता, क्रॉप स्पेशलाइजेशन का अभाव होता है। जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। स्थानीय मांग, स्थानीय संसाधन आधार तथा बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। क्या बोना है, यह स्थानीय डिमांड क्या है और बाजार की जो शक्ति होती है उसके अनुसार कृषक अपना खेती करता है। जीवन निर्वाह कृषि में संलग्न देशों की विशेषता देख लीजिए। विकासशील अर्थव्यवस्था के लोग, जनसंख्या का उच्च घनत्व देखने को मिलता है और प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर देखने को आपको मिलेगा इसमें। चीन एवं जापान के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं।
दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जीवन निर्वाह कृषि प्रारूप प्रचलन में है। ये सभी पॉइंट मैं दिया हूँ, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं परीक्षाओं में, इसलिए इनको ध्यान से आप देखिए। और इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा संडे को। हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर आपको वो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊँगा। व्यापारिक बागानी या बागाती या रोपण कृषि, इसी को बागानी, बागाती या रोपण कृषि कहते हैं। अंग्रेजी में कॉमर्शियल प्लांटेशन की बात कर रहा है। तो विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। और अधिक विस्तार कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। केवल दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश ये जो दिया हुआ है उसी में ये देखने को मिलता है। प्रमुख फसल कौन है? चाय, काफ़ी, कोको, रबर, गन्ना, केला, अनानास। इस कैटेगरी में आप एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे तो इस फसल के अंदर कपास को भी डाल रखा है, लेकिन कपास जो है जितनी भी परीक्षाओं में पूछा गया कि कौन नहीं है तो कपास उसमें डाला है, और कपास को इस बागाती कृषि के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध बागाती कृषि से है, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक। बागाती कृषि, रोपण कृषि या वृक्षारोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती, एक ही फसल। गन्ना है तो गन्ना दिखाई देगा आपको, चाय है तो चाय का बागान दिख रहा है, काफ़ी है तो काफ़ी का बागान दिख रहा है, रबर है तो रबर के बागान बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे समय तक यूरोपीय शासन में रहा है, इसलिए यहाँ बागाती कृषि अत्यधिक विकसित है। बागाती कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया में आप जानते हैं अंग्रेज जब आए तो जहाँ पे उष्णकटिबंधीय फसल बोना था तो जहाँ पे इसके जानकार लोग थे उनको उठा करके दूसरे जगह लेकर गया, वहाँ भी उसकी खेती करवाया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये अंग्रेज काम करवाया और आज यहाँ का प्रमुख पेशा है ये। भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ये एक विशेष प्रकार का जो क्लाइमेट होता है उसमें यह किया जाता है। विस्तार देखिए, भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, इसमें दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और खट्टे रसदार फलों की कृषि एवं निर्यात के लिए विश्वविख्यात है। कौन सा? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि अंगूर, अंगूर को याद रखिएगा, ओलिव, संतरे और अंजीर के लिए जानी पहचानी है, बहुत प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। अंगूर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे उपयुक्त है। अंगूर से संबंधित बहुत सारे जगहों पे आगे आप ये देख रहे हैं। कैलिफोर्निया फल बागवानी के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र का भूमध्य सागरीय जलवायु नींबूवंशी मतलब खट्टे और रसदार जो फल हैं फलों के लिए उपयुक्त है। निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक, यानी कि इसमें आप सघन जीवन निर्वाह की बात कर रहे हैं के साथ साथ पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। मतलब फसल तो उपजाते ही हैं, साथ में पशुओं को भी पालते हैं, थोड़ा मोड़ा उसके लिए भी चारा बोते हैं अपने खेतों में। पूरे क्षेत्र में पशुओं के जनन ही वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण कृषकों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसमें वैज्ञानिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए बहुत ये विकृत दशा में देखने को मिलता है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। व्यापारिक दुग्ध कृषि उद्योग का प्रारंभ यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में इसका हुआ था। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, ये जानते रहिए। डेयरी फार्मिंग के लिए पश्चिमी यूरोप सबसे उपयुक्त है। वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा कनाडा और तीसरे के अंतर्गत न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया आता है। बागवानी उद्यान कृषि, हार्टिकल्चर या ट्रक फार्मिंग इसको बोलते हैं। देखिए, बागवानी फल, फूल, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरों की परिधि में सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से है। विस्तृत कृषि, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको जानना पड़ेगा। इसमें बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से कृषि किया जाता है। इसमें श्रम कम लगता है और इसमें यांत्रिक विधियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
विस्तृत कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? विशाल जोत, बड़े बड़े खेतों का आकार होता है। यंत्रीकरण, बड़े बड़े हार्वेस्टर वगैरह से इनका खेती किया जाता है। उच्च स्तर एवं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तो यंत्रीकरण का उच्च स्तर देखने को मिलता है और निम्न जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम होता है, तो खेती में काम करने वाले लोग भी कम होते हैं। अत्यधिक मशीनीकरण, उच्च प्रति व्यक्ति उपज परंतु कम प्रति एकड़ उपज। यहाँ पे गहन निर्वहन में आप देख रहे थे क्या था कि प्रति एकड़ अधिक उपज था, यहाँ पे प्रति एकड़ कम उपज है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन प्रति एकड़ या हेक्टेयर देखेंगे तो उत्पादन कम होता है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक माना जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन से संबंधित है। मिश्रित कृषि क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें बहुत लोग समझते हैं कि 2-4 फसल को मिला करके एक साथ बो देंगे तो मिक्स्ड फार्मिंग है, इस कंसेप्ट को हटा दीजिए। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता होती है पशुपालन तथा फसलों की खेती दोनों, यानी पशुओं के लिए चारा की भी व्यवस्था खेती में की जाएगी और खाने के लिए अपने खाद्यान्न की भी खेती करेंगे साथ में, तो इसको मिश्रित कृषि करते हैं, यानी पशुपालन और खाद्यान्न उत्पादन दोनों एक साथ मिला रहेगा, तो यह मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। मिश्रित कृषि अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है। कृषि भूमि का आकार मध्यम होता है, जहां चारा फसल गेहूं, जौ, ओट्स, राई इत्यादि उगाई जाती है और कृषि मशीनरी पर अधिक पूंजी निवेश की जाती है। सामूहिक कृषि क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग देख लीजिए। सामूहिक कृषि की अवधारणा का प्रादुर्भाव बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। सामूहिक कृषि कलेक्टिव फार्मिंग को सोवियत संघ में कोलखोज कृषि का नाम दिया जाता है। कोलखोज क्या है? सामूहिक कृषि का ही नाम है रसिया में। सामूहिक खेती प्रणाली को औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित किया जाता है। ये समझिए कि औद्योगिक क्रांति का शिशु किसे कहा जाता है? तो सामूहिक खेती प्रणाली को कहा जाता है। अन्य तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। वह कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का उपयोग करने वाला भूस्वामी को फसल के रूप में भुगतान करता है, बटाईदार कहलाती है। यानी फसल जो उत्पादन करता है उसी फसल का कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को दे देगा, तो उसको बटाईदार, इस तरह की व्यवस्था को बटाईदार या शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है। यदि इसके बदले में पैसा देता है तो टेनेंट एग्रीकल्चर उसको कहा जाएगा, टेनेंट क्रॉपिंग कहेंगे उसको। कृषि औद्योगिकरण, एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो कृषि औद्योगिकरण में बड़े कृषि फर्मों की ज़रूरत होती है। प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है। सुयोग्य प्रबंधन तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 आपको इससे संबंधित जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।